मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्शन हाइपोथेसिस, क्रियात्मक उपकल्पना। ठीक ना। तो जब हम किसी भी रिसर्च पे काम करते हैं, एक्शन रिसर्च पे, ठीक ना, क्रियात्मक अनुसंधान जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमें सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम यानी कि समस्या का चयन करना होता है। ठीक ना। समस्या का चयन करने के बाद हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ द केसेस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक ना। तो समस्या के कारणों का विश्लेषण करने के बाद हम उपकल्पना क्रिएट करते हैं, एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं और उसी हाइपोथेसिस के अनुसार हम उसको क्रियान्वित करके अनुसंधान को रिजल्ट देते हैं। ठीक ना। अनुसंधान को कंप्लीट करते हैं। तो हम जानेंगे कि एक्शन हाइपोथेसिस का क्या अर्थ होता है, मीनिंग जानेंगे। ठीक ना। तो देखिए, जो स्कूल होता है, स्कूल के वर्क सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की बात हो या फिर इंक्रीजमेंट की बात हो, विद्यालय की कार्यप्रणाली में सुधार की बात हो या फिर प्रगति की बात हो, दोनों के लिए हमें एक्शन हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि देखिए, विद्यालय की प्रगति के लिए हमें क्रियात्मक अनुसंधान करना पड़ता है और क्रियात्मक अनुसंधान के लिए हमें क्रियात्मक उपकल्पना बनाना पड़ता है। तो पहला इसका मीनिंग क्या है कि स्कूल के वर्क सिस्टम में इम्प्रूवमेंट या जब इंक्रीजमेंट लाना होता है तो हमें एक्शन हाइपोथेसिस की नीड होती है। ठीक ना। इसके बाद क्या है, दूसरा नंबर, इंडिकेट टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यह समस्या के समाधान को संकेत देती है। ठीक ना। समस्या के समाधान का संकेत देती है। जैसे हम कोई भी उपकल्पना बनाते हैं तो उसमें समस्या का समाधान भी दिखता है। जैसे कि मान लीजिए कि विद्यार्थियों का कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाते समय रुचि न लेना। ठीक ना। तो हम क्या हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे कि यदि शिक्षक अच्छा कंटेंट प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने तो बच्चे रुचि ले सकते हैं। तो देखिए, हाइपोथेसिस जब हम क्रिएट किए कि अच्छा कंटेंट टीचर जब वहाँ पे प्रेजेंट करेगा तो बच्चे रुचि ले सकते हैं, समाधान वहाँ पे देखिए इंडिकेट हो रहा है। ठीक ना। तो एक्शन हाइपोथेसिस इंडिकेट टू सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या के समाधान का संकेत मिलता है। फिर इसके बाद क्या है कि स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हम कोई भी उपकल्पना को क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसी परिस्थिति है परिस्थिति के अनुसार उपकल्पना का रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक ना। वैसा ही उपकल्पना हम बनाते हैं जैसा कि परिस्थिति रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं और आपको वहाँ से कहीं जाना है, तो आप ये उपकल्पना नहीं कर सकते कि मुझे ट्रेन से जाना है, क्योंकि आप बस स्टैंड पे हैं, वहाँ पे ट्रेन नहीं आती है। तो जैसी परिस्थिति होगी वैसी ही उपकल्पना का रूपरेखा भी होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक्शन हाइपोथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक ना। तो महत्व जानने के लिए हम क्या देखिए, एक उपकल्पना का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर हम उपकल्पना क्रिएट नहीं करेंगे तो हम किसी भी रिसर्च को रिजल्ट प्राप्त नहीं कर सकते, किसी भी रिसर्च को कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक ना। तो जो एक रिसर्चर होता है, जो अनुसंधान करता होता है, जो शोध कर रहा होता है, ठीक ना, उसको एक्शन हाइपोथेसिस डायरेक्शन प्रदान करती है। ठीक ना, कि किस ओर जाना है। ठीक ना, दिशा प्रदान करती है और उसको स्ट्रक्चर देती है। स्ट्रक्चर मैंने बोला था ना कि उपकल्पना में रिसर्च किस प्रकार करना है, ठीक ना, उसका रूपरेखा हमको मिल जाता है। उसी उपकल्पना को हम अप्लाई करते हैं बाय डिजाइन प्रिपरेशन के द्वारा। ठीक ना। तो उपकल्पना से हमें रिसर्च का स्ट्रक्चर मिल जाता है, रिसर्च का मेथड मिल जाता है कि किस मेथड से हमें रिसर्च को कंप्लीट करना है। इंडिकेट टू रिजल्ट, ये परिणाम को भी इंडिकेट करता है और रिसर्चर के अंदर कॉन्फिडेंस भी लाता है उपकल्पना, क्योंकि उपकल्पना लाने के बाद उससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें अपने रिसर्च को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक ना। क्लियरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम, रिसर्च की क्या कार्यप्रणाली है उसमें क्लियरिफिकेशन होता है। ठीक ना। कार्यप्रणाली में स्पष्टीकरण होता है कि किस क्रम से हमें रिसर्च को पूरा करना है, किस मेथड से पूरा करना है, किन किन टूल्स की आवश्यकता होगी, ड्यूरेशन कितना लगेगा, ये सारी क्लियरिफिकेशन एक्शन हाइपोथेसिस के द्वारा हो जाती है। तो एक्शन हाइपोथेसिस के इम्पोर्टेंस की यदि बात की जाए तो रिसर्चर को डायरेक्शन प्रदान करता है, रिसर्च का स्ट्रक्चर देता है, रिसर्च का मेथड देता है, इंडिकेट टू रिजल्ट,
इंडिकेट टू रिजल्ट, रिजल्ट को इंडिकेट करता है। रिसर्चर के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है। क्लेरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम, कार्यप्रणाली में स्पष्टीकरण लाता है। तो पहला क्या है सर? डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, मेथड, इंडिकेट टू रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, क्लियरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम। रिसर्चर को डायरेक्शन देता है, रिसर्च का स्ट्रक्चर देता है, रिसर्च का मेथड देता है, इंडिकेट टू रिजल्ट, रिजल्ट को इंडिकेट करता है, रिसर्चर के अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, क्लियरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम, ठीक ना, रिसर्चर को स्पष्टीकरण देता है कि रिसर्च की क्या कुछ कार्यप्रणाली होगी। तो डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, मेथड, इंडिकेट टू रिजल्ट और कॉन्फिडेंस, क्लियरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम। डायरेक्शन, स्ट्रक्चर, मेथड, इंडिकेट टू रिजल्ट, कॉन्फिडेंस, क्लियरिफिकेशन ऑफ वर्क सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों? एक्शन हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी विशेषताएं। क्रियात्मक उपकल्पना की क्या क्या विशेषताएं होती है? देखिए, जो एक उपकल्पना होती है उसकी सबसे पहली विशेषता है वेरीफिबिलिटी, ठीक ना, कि सत्यापनशीलता। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? सत्यापनशीलता। जो भी आप उपकल्पना बना रहे हैं उसको सत्यापित किया जा सके कि वो सत्य है या असत्य है, उसका परीक्षण किया जा सके। अगर आप ऐसी उपकल्पना बना रहे हैं जिसका कि परीक्षण नहीं किया जा सकता तो वो उपकल्पना व्यर्थ है, उसका कोई यूज नहीं है। तो एक उपकल्पना की विशेषता है कि उसका वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, ठीक ना, कि वो सत्य है या असत्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेरीफिबिलिटी, ठीक ना, सत्यापनशीलता। दूसरा क्या है? इम्पैक्ट सेवरिटी, ठीक ना, गांभीर्य, प्रभाव गंभीरता। जो उपकल्पना है उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा, किन किन पे पड़ेगा, कब कब पड़ेगा, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस है। क्योंकि हम ऐसा उपकल्पना बनाएं कि उसका प्रभाव पड़े, उसका प्रभाव दिखे। ऐसा उपकल्पना ना बनाएं कि उसको हम कार्यान्वित कर भी दे तो कोई प्रभाव ही ना दिखे, ठीक ना। तो ये चीज़ हमें सोचना होता है उपकल्पना बनाते समय कि इसका प्रभाव पड़ेगा क्या, और पड़ेगा तो कैसे पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, कब कब पड़ेगा, ठीक ना। क्लेरिफिकेशन, जब हम उपकल्पना बनाएं तो स्पष्टीकरण हो कि ये उपकल्पना के उद्देश्य क्या हैं, और उपकल्पना में जो शब्द, जो प्रत्यय हम यूज कर रहे हैं उनके अर्थ मतलब स्पष्ट हो, उसके विभिन्न अर्थ ना हो, ठीक ना, और किसी से मिलता जुलता ना हो, वो मतलब अपने निश्चित सीमा में बंधा हुआ हो। फिर इसके बाद क्या है? पर्पजफुलनेस। जो हाइपोथेसिस है उसमें कई उद्देश्य निहित होने चाहिए, ठीक ना। बिना उद्देश्य के उपकल्पना का कोई अर्थ नहीं होता। उस उपकल्पना में विद्यालय की प्रगति का उद्देश्य होना चाहिए और विद्यालय के स्तर ऊंचा उठने का उद्देश्य होना चाहिए, ठीक ना। जब उद्देश्य अच्छे होंगे तो ही उपकल्पना कुछ काम में आएगी, ठीक ना। प्रॉब्लम एफिलिएशन, जो उपकल्पना है वो हमारे समस्या से संबद्ध होना चाहिए, प्रॉब्लम से रिलेटेड होना चाहिए। प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा तो ही उपकल्पना का प्रभाव दिखेगा, उपकल्पना का इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक ना। अगर वो प्रॉब्लम से रिलेटेड ही नहीं है तो उस उपकल्पना का कोई महत्व नहीं है। फिर इसके बाद क्या है? नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर एक्शन, अन्य कार्यों में न के बराबर हस्तक्षेप हो। देखिए, जिस प्रॉब्लम के लिए हम उपकल्पना बनाए हैं वो उपकल्पना को जब हम अप्लाई करें तो उसी कार्य में असर पड़े, अन्य कार्यों में बाधा न उत्पन्न हो। कि मान लीजिए वो तो सॉल्यूशन हो रहा है लेकिन अन्य जो अदर एक्शंस हैं उन पे हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसा ना हो। जैसे कि मान लीजिए कि स्टूडेंट कक्षा में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं पढ़ने में, हमने एक मतलब वो बना लिया, क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस, कि टीचर द्वारा कंटेंट्स अच्छा बनाया जाएगा और उसको प्रेजेंट किया जाएगा तो बच्चे पढ़ने में रुचि लेंगे। तो अब कंटेंट्स टीचर बना रहा है तो ऐसा ना हो कि कंटेंट्स बनाने में ही रह जाए, विद्यालय के जो बाकी वर्क हैं उनको वो न कर पाए, तो विद्यालय के अन्य पक्षों पे न के बराबर हस्तक्षेप होना चाहिए, उस पर हानिकारक प्रभाव न पड़ना चाहिए, ठीक ना। वो कंटेंट भी बना ले और विद्यालय के जो अन्य कार्य हैं उनको भी पार्टिसिपेट कर ले, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या है कि थ्रिफ्टी, यानी कि जो एक्शन हाइपोथेसिस है वो ऐसा हाइपोथेसिस होना चाहिए कि जो अल्पव्ययी होना चाहिए, उसमें कम खर्चा लगे, समय भी कम लगे, धन भी कम लगे, ये चीज़ होना चाहिए। ऐसा हाइपोथेसिस नहीं बनाना चाहिए कि उसमें पूरा समय लग जाए और उसमें विद्यालय का ढेर सारा धन भी खर्चा हो जाए, ठीक ना। वो संतुलन होना चाहिए समय और धन के बीच में। इसके बाद क्या है? सपोर्टेड बाय इस्टेब्लिश प्रिंसिपल, जो
जो पूर्व से स्थापित सिद्धांत हैं उनसे समर्थित होना चाहिए। जो उपकल्पना है, जो पहले से सिद्धांत आ चुके हैं, उनके द्वारा उस उपकल्पना को समर्थन मिलना चाहिए। वो उपकल्पना उनसे संबद्धता रखता हो, उनके कसौटी पे उतरता हो, ठीक ना, ये चीज़ें हैं। फिर इसके बाद क्या है, सिचुएटेड टू द एबिलिटीज ऑफ रिसर्चर। उपकल्पना ऐसी हो जो जिसको कि रिसर्चर कर सके, उसकी क्षमता के अनुकूल हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हम हवाई उपकल्पना बना देते हैं और रिसर्चर में उतनी एबिलिटी ही नहीं है, तो फिर वो रिसर्चर उस उपकल्पना को अप्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसी उपकल्पना का कोई अर्थ है क्या? ऐसी उपकल्पना का फिर कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, वेरिफिबिलिटी, इम्पैक्ट, सेवरिटी, क्लियरिफिकेशन, पर्पजफुलनेस, प्रॉब्लम एफिलिएशन, नेग्लिजिबल इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर एक्शंस, थ्रिफ्टी, सपोर्टेड बाय इस्टेब्लिश प्रिंसिपल्स, सिचुएटेड टू द एबिलिटीज ऑफ रिसर्चर। वेरिफिबिलिटी, इम्पैक्ट, सेवरिटी, क्लियरिफिकेशन, पर्पजफुलनेस, प्रॉब्लम एफिलिएशन, negligible interference from other actions, thrifty, supported by established principles, situated to the abilities of researcher। ये था आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक ना। फिर इसके बाद सोर्स की बात की जाए कि जो एक्शन हाइपोथेसिस है उसके स्रोत क्या हैं, कि इसको ये मतलब एक्शन हाइपोथेसिस कहाँ से आता है, ठीक ना। स्रोत की बात कर लें तो सबसे पहला क्या है, क्रिएटिव आइडिया है, ठीक ना। क्रिएटिव आइडिया को हम ये भी बोल सकते हैं सृजनशीलता, ठीक ना। जो व्यक्ति सृजनशील होता है, क्रिएटिव होता है, वो उपकल्पनाओं का निर्माण करने में सहायक होता है, क्योंकि वो कुछ नया करना चाहता है, वो कुछ परिवर्तन करना चाहता है। उसकी जो दृष्टि होती है वो आलोचनात्मक होती है, इनसाइट्स पावर उसके पास होता है, ठीक ना। तो जो क्रिएटिविटी सोचते हैं वो हाइपोथेसिस जल्दी क्रिएट कर लेते हैं और बेस्ट हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं, ठीक ना। तो क्रिएटिव आइडिया से भी हाइपोथेसिस का निर्माण होता है, ठीक ना। इनसाइट, अंतर्दृष्टि, अगर व्यक्ति के अंदर अंतर्दृष्टि है, रिसर्चर के अंदर अंतर्दृष्टि है, तो भी वो हाइपोथेसिस क्रिएट कर सकता है। एक्सपीरियंस, जिस रिसर्चर के पास जितना ज़्यादा अनुभव होगा वो उतनी ज़्यादा उपकल्पनाएं कर लेता है। अगर आपके पास ज़्यादा अनुभव है तो आप उतने ही ज़्यादा लेवल पे सोच भी सकते हो। आपके पास कुछ अनुभव ही नहीं है तो आप किसी परिस्थिति पे बहुत कम सोच सकते हैं, ठीक ना। तो क्रिएटिव आइडिया, इंसाइट, एक्सपीरियंस इम्पोर्टेंस रखते हैं एक्शन हाइपोथेसिस के सोर्स के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, एनालिसिस ऑफ द केसेस ऑफ प्रॉब्लम। समस्या के कारणों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उससे भी हाइपोथेसिस क्रिएट करने का आइडिया हमको मिलता है, ठीक ना। फिर इसके बाद डिस्कशन, गोष्ठी, विचार विमर्श, जब लोगों से हम बातें करते हैं, विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, तो उससे भी हमें एक नया आइडिया मिल जाता है, तो उससे भी हाइपोथेसिस क्रिएट करने में हमें मदद मिलता है, ठीक ना। रिसर्चर्स सेंसिटिविटी टू द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल, जो रिसर्चर है यदि वो विद्यालय की प्रगति के लिए संवेदनशील है, विद्यालय की प्रगति के लिए हर हमेशा सोचता है, तो वो विद्यालय में परिवर्तन लाने के लिए भी सोचेगा, विद्यालय में जो कमियां हैं उनको भी सुधारने के लिए सोचेगा। तो उसके मन में कुछ ना कुछ आइडिया आते रहेंगे, तो उससे भी वो हाइपोथेसिस को क्रिएट कर सकता है, ठीक ना। इसके बाद क्या है, न्यू रिसर्च रिजल्ट, जो नए अनुसंधान के परिणाम आए हैं, पहले से जो अनुसंधान हो गए हैं उनके जो परिणाम आए हैं, उन परिणामों के आधार पर भी हाइपोथेसिस को क्रिएट किया जा सकता है कि पहले ऐसा किया गया था तो उसका परिणाम ऐसे था, तो अभी हम ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ऐसे होगा। आप लोग अपने मतलब डेली जीवन में ही देखिएगा कि आप लोग दूसरे को देखते होंगे तो आप लोग बोलते होंगे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्ती है तो आप लोग बोलते होंगे देखो वो तो बीएससी किया उसका जॉब लग गया, या मान लीजिए कि वो तो बीएड किया था, सीटेट और टेट को सीटेट सुपर टेट क्वालिफाई किया और वो गवर्नमेंट टीचर बन गया, तो हम लोग भी ऐसा करेंगे तो बन जाएंगे। तो आपने उसके परिणामों को देखा और फिर एक हाइपोथेसिस क्रिएट करके उसी के जैसा कार्य करने के लिए सोचा। तो ठीक इसमें भी ऐसा है, जो रिसर्चर है वो पहले से हुए रिसर्च के रिजल्ट को देखता है और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एक नया हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेता है। तो एक्शन हाइपोथेसिस के यदि सोर्सेस की बात की जाए तो क्या है, क्रिएटिव आइडिया, इंसाइट, एक्सपीरियंस, एनालिसिस of the cases of the problem, discussions, researchers sensitivity to the progress of school, new research result, creative idea, insight, experience, analysis of the cases of the problem, discussions,
रिसर्चर्स सेंसिटिविटी टू द प्रोग्रेस ऑफ स्कूल न्यू रिसर्च रिजल्ट। ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें जाने। 4 चीज़ों में से क्या क्या हम लोग जाने। हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग को जाना कि एक्शन हाइपोथेसिस की क्या मीनिंग है। फिर इसके बाद हम लोग मीनिंग के बाद हम लोगों ने क्या जाना कि एक्शन हाइपोथेसिस की क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम लोगों ने जाना। इम्पोर्टेंस के बाद हम लोगों ने क्या जाना, कैरेक्टरिस्टिक्स जाना। फिर इसके बाद हम लोग सोर्सेस जाने। तो 4 चीज़ों को हमने जाना। आई होप आपको वीडियो में समझ आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड बीएड बेस्ड टॉपिक मैं कवर करा रहा हूं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आपका कोई टॉपिक है जो कि आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। आप ज़रूर मुझसे टॉपिक पूछा कीजिए यदि आपका कोई टॉपिक फंसता है तो, ठीक ना। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई कीजिए और आपका कुछ फंसे तो आप हमसे पूछिए, ठीक ना। तो एक्शन हाइपोथेसिस यानी कि थिंकिंग करना, थिंकिंग के बेस पे उपकल्पना एक क्रिएट करना, कल्पना करना, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शन हाइपोथेसिस। जब हम लोग किसी रिसर्च को करते हैं तो उसमें हम लोग को एक हाइपोथेसिस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। तो एक्शन हाइपोथेसिस इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, ठीक ना। या ये भी बोल सकते हैं कि एक्शन हाइपोथेसिस इज वन पार्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च का एक अंग है मात्र एक्शन हाइपोथेसिस, ना कि पूरा रिसर्च है, ठीक ना। इसके द्वारा हम रिसर्च को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक ना, या कंप्लीट करने में हमें हेल्प मिलता है, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा और अगर कोई टॉपिक हो तो ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, ठीक ना। और जल्द ही बस 12 तारीख के बाद एमएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं बहुत सारा एमसीक्यू आप लोग को कराने वाला हूं। प्रतिदिन मैं एक वीडियो एमसीक्यू पे बनाऊंगा और आपको डेली बेस पे वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो आप लोग चैनल को ढेर सारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग के लिए जल्दी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं।